हमारा नेक्स्ट टेक्निक आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी सीक टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। ये तो मेथड स्टडी थी, वर्क स्टडी के पार्ट थे, जिसमें फटीग स्टडी थी, मेथड स्टडी थी, टाइम स्टडी थी एंड देन मोशन। तो मोशन मेथड स्टडी में तो हमें पता है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक बेस्ट मेथड लेना है। अब इसके जस्ट नीचे आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। मतलब जितने भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं एक वर्क को, एक टास्क को कंप्लीट करने में, वो हमें रिमूव करनी है इसमें मोशन स्टडी में। मोशन स्टडी किस चीज़ को मेंशन करता है कि हमें मिनिमम वेस्टेज करवाना है। मिनिमम वेस्टेज करवाना है प्रोडक्टिव इन नेचर, कि हमारा मोशन कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्टिव इन नेचर, कि प्रोडक्शन की तरफ हो। हमें वेस्टेज नहीं करवाना है, मोशन को हमें ऐसा रखना है जिसमें प्रोडक्शन हो हमारी। मोशन स्टडी को हमें इंडिकेट करना है नेचर में कि गोइंग टू स्टोर, कि ऐसा मोशन हमें कर रखना है जिसमें हमारा स्टोरेज हो, प्रोडक्शन। मोशन स्टडी हमारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को फोकस ना करे। मोशन स्टडी में टेक्निक में हमें कंडक्ट करनी है ऐसी एक्टिविटी, ऐसे ऑब्जेक्टिव रखने हैं जो हमारे डिटरमाइन करें मूवमेंट ऑफ वर्कर। जब वो वर्कर परफॉर्म करने हैं अपनी एक्टिविटी तो उनका एक मूवमेंट हो, वो एक प्रॉपर मूवमेंट हो। ये नहीं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर मूवमेंट लेते हुए चलें अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। मोशन स्टडी डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एलिमिनेट करता है ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, और डिजाइन करता है इक्विपमेंट, टूल और फर्नीचर विच मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट बनाता है, फर्नीचर बनाता है जिससे मिनिमाइज हो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव मूवमेंट ही हो वर्क के परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हमारे खत्म हो। किसमें? मोशन स्टडी में। मोशन स्टडी डिटरमाइन करवाता है मूवमेंट हो वर्कर का परफॉर्म करने के लिए जॉब। टाइम वेस्ट ना करें, एलिमिनेट हो उनके अननेसेसरी एक्टिविटी, उनकी वर्कर्स की एलिमिनेट करवानी है। मूवमेंट करवाना है वर्कर्स का परफॉर्म करने के लिए जॉब। यूजफुल एक्टिविटी करवानी है वर्कर्स से। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का एक तरीके का डिफरेंस है ये। हमें कट डाउन करना है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, वेस्टफुल मूवमेंट को कट डाउन करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो यूजफुल है हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए वैसे मूवमेंट देखने हैं। सुटेबल इक्विपमेंट का हमें यूज करना है। मिनिमाइज करने हैं हमें अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वर्कर्स के। टाइम वेस्ट नहीं करवाना है वर्कर्स से, सिर्फ वर्क करवाना है कि सिर्फ वो वर्क पे फोकस करें, उनका जो मोशन हो वर्क की तरफ हो। वेस्टलेस चीजें कुछ भी नहीं करें वो ऑर्गेनाइजेशन में। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बिल्कुल भी ना करें। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट उनके कट डाउन करना है। अब उनकी 8 घंटे की जॉब है तो 7 घंटे उनकी जॉब ही होनी चाहिए। टाइम वेस्ट ना करें। अगर 1 आवर्स का ब्रेक है तो 1 आवर्स का ब्रेक हो। तो ये है मोशन उनका प्रोडक्टिव वे में हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा दे और वर्कर्स को भी फायदा दे। ऐसे टूल्स बनाने हैं जिससे प्रोडक्टिव मूवमेंट हो। ऐसे टूल इक्विपमेंट करने हैं जिससे मिनिमम हो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट मिनिमाइज हो जाए, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं वो क्या हो? मिनिमाइज हो, और प्रोडक्टिव मूवमेंट फॉलो हो। प्रोडक्टिव मूवमेंट फॉलो हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट मिनिमाइज हो। मिनिमाइज हो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, और प्रोडक्टिव मूवमेंट एक तरीके से डिफरेंशिएट है प्रोडक्टिव का और अनप्रोडक्टिव का। एलिमिनेट क्या कर देना है? प्रोडक्टिव जितने भी वेस्टफुल एक्टिविटी हैं वो हमें हटा देनी है।
अपनी एनर्जी को सेव रखना है सिर्फ वर्क करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए अपनी एनर्जी को सेव करना है। एफिशिएंसी लेबर वर्कर्स का बढ़ाना है। टूल बॉक्स उनके बिल्कुल प्रॉपरली जगह पे होने चाहिए जिससे उन्हें उनका कोई टाइम वेस्ट ना हो। उनका एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए, उनका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, वर्कर्स को कैसे करके क्या क्या काम करना है। बिल्कुल भी उनका वेस्टफुल मूवमेंट होने ही नहीं देना है। सो ये क्लियर हो गई मोशन स्टडी। वर्क स्टडी के ही हमारे ये पार्ट होते हैं। ये टेक्निक टाइम स्टडीज में पढ़ी, मोशन स्टडी हमने पढ़ी, फटीग स्टडी पढ़ी, मेथड स्टडी पढ़ी। जब ये सारी एक साथ हो जाती हैं जिसमें हमारी टाइम स्टडी भी आ जाती है, मोशन भी आ जाती है, फटीग भी हो जाती है और मेथड स्टडी भी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, वर्क स्टडी। जब ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और मेथड स्टडी को मिला देते हैं तो ये हो जाती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का ही पार्ट होते हैं फर्स्ट टाइम स्टडी, सेकंड मोशन, थर्ड फटीग एंड फोर्थ मेथड स्टडी। सो ये पूरा एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया वर्क स्टडी का। अब हमारा सेकंड टेक्निक आती है। तो पहली टेक्निक थी वर्क स्टडी, उसके अंदर थे हमारे 4 पार्ट। पहला टाइम स्टडी, दूसरा मोशन, फटीग एंड मेथड स्टडी। मोशन स्टडी में हमारा क्या है, मोशन में है हमारे वेस्टफुल मूवमेंट हटा देने हैं, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव का डिफरेंस है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को हमें एलिमिनेट कर देना है, ऐसे टूल्स और अरेंजमेंट करने हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो। अब आता है हमारा पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम, अब डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम में एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें डिफरेंशिएट मिलना है पीस वेज सिस्टम में। डिफरेंट वेजेस होने हैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय का। ये किसका डिफरेंस है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय का। जो मेहनत से काम करते हैं उनका, और जो मेहनत नहीं करते हैं कंपनी में उनका, एक तरीके का ये डिफरेंस है। इस टेक्निक में हम ये स्टडी करेंगे कि डिफरेंट वेजेस रेट, कि वेजेस के रेट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जो एफिशिएंट हैं, जो मेहनत से कम एक चीज, हर चीज को बहुत बारीकी से करते हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉई है उनमें, और जो हर चीज को नहीं बारीकी से करते हैं, इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। उनके वेजेस में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंट रेट वेजेस देने चाहिए एफिशिएंट एम्प्लॉई को और इनएफिशिएंट एम्प्लॉई को। एक्स्ट्रा वेजेस देने चाहिए, बोनस देना चाहिए जितने भी एफिशिएंट एम्प्लॉई है, जिससे वो मोटिवेट हो वर्क करने के लिए। जब एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी वर्क करना चाहेंगे, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये बूस्ट करेगा मोरल। जब पैसे मिलेंगे एफिशिएंट एम्प्लॉय को तो इससे इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे और वो भी हॉनेस्टी से वर्क करेंगे। वो भी प्रोडक्शन, जब वो भी हॉनेस्टी से वर्क करेंगे तो पूरा वर्क होगा हमारा प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्रोडक्शन अच्छे से होगा। ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए हमें डिफरेंशिएट रखना चाहिए पीस वेज सिस्टम में। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम मैंने पीछे बताया था कि एक हमें क्लासरूम में पेंट करवाना है। एक वर्कर के एम्प्लॉई है की सैलरी है 200 रुपये, 200 रुपये है उसकी सैलरी, तो 200 रुपये से एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है, वो सिर्फ वर्क पे फोकस कर रहा है, 10 की 10 सीटें वो पर डे में कर रहा है। एक आपका है इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, वो भी 200 रुपये ले रहा है और वो 10 सीटें ना करके 7-8 सीटें कर रहा है। उसकी 3 सीटें बच गई 3 सीटें। वो 200 सीट कर रहा है तब 2000 रुपये ले रहा है ना। 200 रुपये उसके 10 सीट्स के बैठ रहे हैं। और दूसरा इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, ये एफिशिएंट है, दूसरा इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, वो भी 200 रुपये ले रहा है, लेकिन वो कितनी सीटें कर रहा है, 7, तो उसके कितने हो गए 1400 रुपये। तो ये 600 रुपये इसके बच रहे हैं। जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है वर्क करवा रहा है उसके 600 बच रहे हैं, तो उसे क्या कर देना चाहिए, बोनस दे देना चाहिए एफिशिएंट को ये काम देकर 600 रुपये उसके में ऐड करवा देना चाहिए कि वो इसकी 3 सीटें जो बची हुई हैं वो और ले ले, ये 13 सीटें कर ले और 600 रुपये और ले ले, मीन्स 2600 रुपये उसके बन जाएंगे एफिशिएंट। तो उसका पैसा उसके में ट्रांसफर कर देना है हमें।
तो यही एग्जाम्पल बोलता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट हैं और स्टैंडर्ड रेट चल रहे हैं, डे बाय डे वर्कर को फिक्स है, जैसे 10 यूनिट काम करवाना है तो स्टैंडर्ड रेट से स्टैंडर्ड टाइम को एक फॉर्मूला है जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट मतलब 200 रुपये, जो हमारे रेट चल रहे थे जॉब करने के, कितने 200 रुपये। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब 10 सीटें वो वर्कर कर रहा था, बस सिंपल सीधा मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे स्टैंडर्ड रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड आउटपुट को। स्टैंडर्ड रेट कितने थे 200 रुपये और स्टैंडर्ड आउटपुट कितने 10 रुपीज़। अगर एक वर्कर 200 रुपये का काम कर रहा है और 10 आउटपुट निकाल रहा है तो वो एफिशिएंट है। दूसरा वर्कर 200 रुपये का काम कर रहा है, वो 7 आउटपुट निकाल रहा है तो वो इनएफिशिएंट है ना। उसके 600 रुपीज़ इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसे बोनस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बोनस मिल जाएगा। बस सिंपल सीधा इसमें आपको ये मोशन इसमें डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम में एक फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये आपका टाइम स्टडी में भी फॉलो होगा फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पे ये शो नहीं करते हैं फॉर्मूला, बट आपको एग्जाम्पल में बताया। अगर उससे रिगार्डिंग केस स्टडी आती है तो कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जहाँ स्टैंडर्ड वर्ड है और डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम की बात हो रही हो, कि एफिशिएंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की बात हो रही हो, और रेट और आउटपुट तो उसमें भी आएंगे, क्योंकि रेट और आउटपुट की तो उसमें भी मल्टीप्लाई होती है। अगर रेट आउटपुट की बात हो रही है तो किसकी केस स्टडी है? टाइम स्टडी की केस स्टडी है। वर्क स्टडी का जो पार्ट होता है टाइम स्टडी, उसकी केस स्टडी है अगर रेट और आउटपुट की केस स्टडी आ रही है। लेकिन जहाँ स्टैंडर्ड की बात आ रही है तो स्टैंडर्ड किसमें चीज़ में, वहाँ पे भी था वैसे स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड वर्क, तो स्टैंडर्ड भी आएगा उसमें। लेकिन हमें पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा? एफिशिएंट इनएफिशिएंट की बात आ रही होगी। पूरी केस स्टडी जब हम स्टडी करेंगे तो एफिशिएंट एम्प्लॉय और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की बात आ रही होगी। तो जहाँ एफिशिएंट इनएफिशिएंट की, तो हमें अपने माइंड में क्लिक करना है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट तो डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम में होता है, तो वही चीज़ है। तो वो हम आंसर क्लिक करके वहाँ पे डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम लिखेंगे और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। एफिशिएंट एम्प्लॉय है 200 रुपये मिल रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है वो भी 200 रुपये ले रहा है लेकिन वो 7 सीटें कर रहा है, तो उसके 600 रुपये कहाँ जाएंगे? तो अगर उससे पूछेंगे हम एफिशिएंट, अगर वो कर सकता होगा तो उसका भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे स्टैंडर्ड रेट चल रहा है किसी भी चीज़ का 50 रुपये और 10 यूनिट पर डे, एक टारगेट जो है स्टैंडर्ड टारगेट 10 यूनिट पर डे हो रही है और 50 रुपये चल रहा है किसी चीज़ का रेट, तो 500 रुपये उसके पर डे के बैठ रहे हैं। अगर हम फॉर्मूला लगाएं स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट, जहाँ पे ये फॉर्मूला भी आ जाएगा तो वहाँ पे भी यही केस स्टडी लगी तो 500 रुपये बैठ रहे हैं। तो और दूसरा वर्कर है, ठीक है, तो अब कहीं फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्कर ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन करी तो 500 रुपये बैठे। फिर उसने और प्रोड्यूस कर दी 12 यूनिट, मतलब 10 तो करी 2-3 एक्स्ट्रा और कर दी और 60 रुपये पर यूनिट रेट चल रहा है, तो 60 इंटू 12 कर देंगे। हायर आउटपुट इंटू हायर रेट, है ना, जितना हायर आउटपुट था हायर ही रेट मिला उसे। फिर वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहा है लेस, है ना, कोई प्रोड्यूसर ये भी तो है जैसे लेस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि 7 सीटें कर रहा है वो, तो उसका रेट भी हम उसकी मतलब पेनल्टी लगाएंगे। अब जहाँ पेनल्टी की बात हो रही हो कि उसकी पेनल्टी लग रही है तो हम उसकी पेनल्टी लगाएंगे, 40 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं उसे। यहाँ पे लोअर आउटपुट कर रहा है, लोअर ही रेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोअर आउटपुट लोअर रेट, पेनल्टी जब रिसीव होगी इनएफिशिएंट वर्कर को, है ना, ये चीज क्लियर हो गई। तो इस हिसाब से भी जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो मोटिवेट होगा और अच्छे से वर्क करेगा, और इनएफिशिएंट वर्कर भी मोटिवेट होगा कि यार हमें तो 12 यूनिट पे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और अगर मैं 8 यूनिट का काम कर रहा हूँ, 8 सीटें कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग रही है, मुझे 40 मेरे रुपये भी घटा दिए गए, 40 रुपये मिल रहे हैं, लोअर रेट मिल रहा है। स्टैंडर्ड रेट एक स्टैंडर्ड टाइम जैसे एक नॉर्मल रेट था, मुझे अब नॉर्मल रेट भी नहीं मिल रहा, मेरे तो रेट भी घटा दिए गए, है ना। एक तरीके से जब उसने काम अच्छा करा तो उसके रेट भी बढ़ा दिए गए, जैसे 200 का क्या पता 10 यूनिट ना दे के और रुपये बढ़ा के दिया जाए। अगर 10 यूनिट दे रहे हैं तो समझो ये कौन सी स्टडी की बात हो रही है,
ये बात हो रही है हमारी टाइम स्टडी की, अगर सेम रेट है। और अगर इसमें भी थोड़ा बूस्ट हो रहा है, मतलब ये तो बढ़ ही रहे हैं, जैसे 200 और 6 ये तो हमारा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट हो गए। अब हमारे होते हैं हायर रेट इंटू हायर आउटपुट की बात हो रही है। मीन्स हायर रेट हमारे कितने हो गए, जैसे अब हायर रेट 12 रेट और कितने 12 के आउटपुट है और 60 रुपये रेट कर दिया, रेट भी बढ़ा दिया। तो हायर रेट आउटपुट हो रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है और अपना आउटपुट भी बढ़ रहा है। और दूसरे इनएफिशिएंट वर्कर को क्या दिया जा रहा है, लोअर रेट और लोअर आउटपुट। जैसे 8 रेट उसे दिए जा रहे हैं 40 रुपये और आउटपुट वो कितना कर रहा है 8, तो उसे उसके रुपए कितने हो गए 320 और इधर कितने रुपए हो गए 720 रुपये हो गए, इधर 320 रुपये हो गए। इधर तो उसे 720 रुपये मिलेंगे और इधर कितने मिलेंगे 320। तो उसे लगेगा इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को कि मुझे भी अच्छे से काम करना चाहिए, तो मुझे भी हायर रेट मिलेंगे, मुझे भी 700 रुपये मिलेंगे। तो वर्क कैपेसिटी वो अपनी बढ़ाएगा वर्क करने की। डिफरेंशिएट पीस बेस सिस्टम में कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आउटपुट की बात आए तो हमें पता है कि ये हमारा टाइम स्टडी में फॉलो होता है। तो हम आगे की केस स्टडी और अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ एफिशिएंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की बात आ रही है, जहाँ पे हायर रेट और इंटू हायर आउटपुट, लोअर रेट इंटू लोअर आउटपुट, तो हम क्लिक हो जाएगा माइंड में कि डिफरेंशिएट पीस बेस सिस्टम क्या है। तो हम उस केस स्टडी में डिफरेंशिएट पीस बेस सिस्टम लगाएंगे। तो इस तरीके से केस स्टडी आइडेंटिफाई हो जाएगी। फॉर्मूला माइंड में रखना है। केस स्टडी क्लियर हो ही गई है कि इस केस स्टडी में कुछ नहीं है। इस केस स्टडी में सिंपल सी बात बताई गई है कि इस टेक्निक के अंदर डिफरेंशिएट पीस बेस सिस्टम होना चाहिए जो मोटिवेट करेगा वर्कर को। एफिशिएंट एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा, इनएफिशिएंट को कम पैसा। डिफरेंशिएट बताया गया है एफिशिएंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय का, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मोटिवेट किया गया है वर्कर्स को, अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को भी, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी था जिसमें जस्टिस है ना, ये सब चीज़ें थी, बातें कि वो ये सारी चीज़ें, तो इसे भी वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है इस प्रिंसिपल को भी। कि ये नहीं कि यहाँ पे अपनी नॉलेज और स्किल के ऊपर खाएगा कोई भी एफिशिएंट वर्कर, उसे भी फोकस कर रहा है ये इक्विटी प्रिंसिपल को। उसमें भी कुछ ऐसे ही था इक्विटी प्रिंसिपल कि जितने भी हैं एमएनसी में अगर जापानीज भी कर रहे हैं उनका वर्क अच्छा है तो वो भी पैसे अच्छे से लेंगे। तो वही चीज़ इसमें है डिफरेंशिएट पीस बेस सिस्टम में। तो ये उसे वायलेट कर रहा है कौन से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को। तो दोनों प्रिंसिपल क्लियर, वर्क स्टडी प्रिंसिपल क्लियर जिसके 4 पार्ट हैं, डिफरेंशिएट पीस बेस सिस्टम क्लियर। अब हमारा मेंटल रिवोल्यूशन बचता है, स्टैंडर्डाइजेशन, फंक्शनल फॉर्मेटशिप बचती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये 3 प्रिंसिपल सॉल्व क्लियर करना है, वो नेक्स्ट वीडियो